प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक सहभागिता की मात्रा या आयाम और इसकी शैलियाँ। ठीक है। राजनीतिक सहभागिता के संदर्भ में राजनीतिक सहभागिता की मात्रा या आयाम कौन कौन से हैं और राजनीतिक सहभागिता की शैलियाँ, स्टाइल्स कौन सी हैं, इन दोनों के बारे में प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में किसी न किसी रूप में प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। इसलिए मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए चाहे कोई भी अवधारणा क्यों ना हो, उस अवधारणा से संबंधित जितने भी बातें हैं सभी को ठीक से समझाने का प्रयास करता हूं। अर्थात मेरा मकसद ये नहीं है कि एक अवधारणा ले ली और 20-25 मिनट की एक वीडियो बना दी, बोला क्लियर होगी सारी बातें। नहीं, मेरा मकसद है चाहे कोई भी अवधारणा क्यों ना हो, उसमें एक एक बात को ठीक तरीके से समझाना, जिससे मेरे प्रिय विद्यार्थी राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम को ठीक से समझ सकें। मेरा मूल लक्ष्य यही है। सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे हम प्रतिदिन जो वीडियो क्लासेज अपलोड करते हैं उसकी सूचना आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आपकी मित्र मंडली के जितने भी आपके साथी हैं उन्हें भी हमारे YouTube चैनल से अवश्य अवगत कराएं, अर्थात उनके पास भी हमारी वीडियो को आप शेयर निश्चित रूप से कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। देखिएगा, पिछली क्लास में हमने आपको राजनीतिक सहभागिता क्या है, विद्वानों ने इसकी क्या परिभाषाएं दी हैं और राजनीतिक सहभागिता की प्रकृति क्या है, ये ठीक से हमने पिछली क्लास में समझा दिया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा। ठीक है। अब राजनीतिक सहभागिता क्या है ये ठीक से समझ में आ गया, तो भाई राजनीतिक सहभागिता की मात्रा या आयाम और इसकी शैली को समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने इसी बात को ध्यान में रखते यहाँ आपके लिए विशेष ही डायग्राम तैयार किया है, जिससे कि आप इसकी जो मात्रा है या जो शैलियाँ हैं इन दोनों को ठीक से समझें और इसके साथ में ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि राजनीतिक सहभागिता है क्या चीज़, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या चीज़ है। ठीक है। देखिएगा, यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है, इससे सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि राजनीतिक सहभागिता है क्या चीज़। मैंने अक्सर देखा है कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र हैं, इसी के साथ में यूजीसी नेट, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर मेरे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनसे भी मैंने पूछा था कि भाई मुझे ये बताइए कि राजनीतिक सहभागिता का जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति है या समूह है। तो उन्होंने कहा कि सर ये तो कोई प्रश्न नहीं है, वो तो दोनों ही है। नहीं, समूहों के द्वारा राजनीति के संदर्भ में जो गतिविधियां की जाती हैं वो राजनीतिक सहभागिता में नहीं आएगा, जबकि एक व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप में जो राजनीतिक गतिविधियां की जाती हैं वो वास्तविक रूप में राजनीतिक सहभागिता में आएगा। मतलब राजनीतिक सहभागिता का जो मूल करता है वो व्यक्ति है, ये ध्यान रखना है। यही बात ध्यान में रखते मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया। अब देखिएगा, इधर आइए, देखो यहां मैंने लिखा है, आप नोट कीजिएगा, राजनीतिक कृत्य या क्रिया। मतलब राजनीतिक सहभागिता वास्तविक रूप में एक राजनीतिक क्रिया है, पॉलिटिकल एक्शन है, राजनीतिक क्रिया है। अब राजनीतिक क्रिया क्या है समझे, जैसे मत देना, मैंने एक ही बात नोट की यहाँ, जैसे मत देना, इसके बाद में चुनाव प्रचार करना है, बैठकों में हिस्सा लेना है, रैलियों में सम्मिलित होना, अपने वाहन पर कोई स्टिकर लगाना, मतलब दुनिया भर की बातें हैं। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि एक व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप में जो क्रिया की जाती है वह वास्तविक रूप में एक क्रिया कहलाएगी, मगर राजनीति के संदर्भ में व्यक्ति के द्वारा जब कोई राजनीतिक क्रिया की जाती है तो वास्तविक रूप में वह राजनीतिक सहभागिता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राजनीतिक सहभागिता। मतलब मूल मकसद ये है कि राजनीतिक सहभागिता को समझें, उससे पहले आप ये समझें कि व्यक्ति के द्वारा सबसे पहले एक राजनीतिक क्रिया की जाएगी, जैसे मत देना। एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे वोट देना, मत देना, प्रचार करना, दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप करना राजनीति के बारे में, दूसरे व्यक्ति से ये कहना कि भाई
इस उम्मीदवार को मत देना है आपको। ऐसा वार्तालाप भी वास्तविक रूप में एक राजनीतिक क्रिया है। अब जो ये राजनीतिक क्रिया की जाएगी, इसका कर्ता कौन है? समूह नहीं, हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल नहीं, नो, एक व्यक्ति होगा। इसलिए मैंने नोट किया है राजनीतिक क्रिया कर्ता व्यक्ति होगा। देखिएगा इधर, कर्ता व्यक्ति, समूह नहीं होगा। जैसे हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल, नो, हाँ, हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल वास्तविक रूप में राजनीतिक सहभागिता के प्रेरक तो हैं, मतलब ये व्यक्ति को राजनीति के लिए प्रेरित तो करेंगे, लेकिन उनके द्वारा जो गतिविधियां की जाती हैं वो राजनीतिक सहभागिता नहीं। राजनीतिक सहभागिता तो वास्तविक रूप में एक व्यक्ति के द्वारा जो राजनीतिक क्रिया की जाती है वो राजनीतिक सहभागिता कहलाती है। इसलिए मैंने लिखा है राजनीतिक क्रिया कर्ता व्यक्ति होगा, और यहाँ एक व्यक्ति के द्वारा जो राजनीतिक क्रिया की जा रही है वह राजनीतिक सहभागिता है। जैसे मत देना, जैसे मत देना, प्रचार करना है। अब यहाँ फिर आगे बढ़िएगा राजनीतिक व्यवस्थाओं। इसका मतलब क्या है? अब देखो, राजनीतिक सहभागिता की अवधारणा का निर्माण हुआ उससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के विद्वानों ने राजनीतिक व्यवस्थाओं की एक एक नस को चीर फाड़ कर देख लिया, लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाओं को नहीं समझा गया। तो राजनीतिक सहभागिता की अवधारणा से राजनीतिक व्यवस्थाओं की चीर फाड़ किए बिना भी राज्य व्यवस्थाओं को ठीक से समझा जा सकता है, और इसी आधार पर वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्थाओं को स्वस्थ और अस्वस्थ कहा जा सकता है। स्वस्थ कैसे? जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं में जनता को सहभागी होने दिया जाता है, जहां वास्तविक रूप में राजनीतिक सहभागिता होती है, मतलब जनता राजनीति में भाग लेती है, वो राज्य व्यवस्थाएं स्वस्थ हैं। और जहां जिन देशों में राजनीति में जनता भाग नहीं लेती है, जहां राजनीतिक सहभागिता नहीं होती है, वो राज्य व्यवस्थाएं अस्वस्थ कहलाती है। मतलब मूलतः राजनीतिक सहभागिता से ही दुनिया के किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का आप ठीक से विश्लेषण कर सकते हैं। यस, ठीक से विश्लेषण कर सकते हैं, आप गहराई से उस राज्य व्यवस्था को समझ सकते हैं। आगे बढ़िएगा, लोकतांत्रिक निरंकुश। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में केवल राजनीतिक सहभागिता को आधार बनाकर राज्य व्यवस्थाओं के दो प्रतिमान माने जाते हैं, लोकतांत्रिक और निरंकुश या स्वेच्छाचारी। देखिएगा, लोकतांत्रिक, निरंकुश या स्वेच्छाचारी तो हो गए ना। लोकतांत्रिक में वास्तविक रूप में जनता राजनीति में भाग लेती है, मतलब यहाँ राजनीतिक सहभागिता होती है, जबकि निरंकुश व स्वेच्छाचारी शासन प्रणालियों में जनता राजनीति में भाग नहीं लेती है, भाग नहीं लेने दिया जाता है। यहाँ राजनीतिक सहभागिता का अभाव होता है। कहाँ? निरंकुश शासन प्रणाली में राजनीतिक सहभागिता का अभाव होता है, जबकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक सहभागिता पाया जाता है, जनता को राजनीति में भाग लेने दिया जाता है। तो वास्तविक रूप में ये केवल दो ही प्रतिमान बनते हैं, किसके आधार पर? राजनीतिक सहभागिता के आधार पर। और विद्वानों ने इसी आधार पर प्राचीन समय से शासन प्रणाली का वर्गीकरण किया है। जैसे अरस्तु ने भी इस आधार पर वर्गीकरण किया है, ऐसी फाइनर ने भी इस आधार पर वर्गीकरण किया है। ये सब बातें मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दी हैं, इसलिए यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। भाई, हमें ठीक से समझने के लिए आप हमारी कोई भी अवधारणा हो उसके ऊपर मैं चाहे 3 वीडियो अपलोड करता हूँ, 5 करता हूँ, देखो सबको देखिएगा, आप सबको समझिएगा। मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो अवधारणा है, आपका जो उपागम है, ठीक से क्लियर हो जाएगा। और मेरा मूल मकसद ये कि राजनीति विज्ञान से संबंधित जितनी भी कठिन से कठिन अवधारणाएं, जितने भी कठिन से कठिन उपागम हैं, मैं सबसे पहले उन्हीं को समझाऊंगा आपको, क्योंकि विद्यार्थियों की डिमांड भी एक सर ये समझा दो हम पहले, बाकी तो हम स्वयं भी पढ़ लेंगे। लेकिन नहीं, मैं पहले जितने भी ये अवधारणाएं इनको समझाऊंगा, उसके बाद में राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम अपलोड करूँगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम मूल बात पर आते हैं कि राजनीतिक सहभागिता की मात्रा या आयाम और इसकी शैलियाँ क्या हैं। यहाँ मैंने नोट किया राजनीतिक सहभागिता की मात्रा, और दूसरा जो पार्ट ले रहे हैं वो है इसका वास्तविक रूप में इसकी जो राजनीतिक सहभागिता की शैलियाँ हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए, सबसे पहले हम लेते हैं राजनीतिक सहभागिता की मात्रा। मतलब वास्तव में देखा जाए, मैंने आपके लिए यहाँ 2 बिंदु तैयार किए हैं। क्या देखा जाए कि जब हम राजनीतिक गतिविधियों को लेते हैं, तो राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर 2 प्रकार के व्यक्ति उभर कर सामने आते हैं। एक होता है उदासीन व्यक्ति, दूसरा होता है सक्रिय व्यक्ति। मतलब एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सक्रिय रूप में राजनीति में भाग लेता है, दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है जो राजनीति के प्रति उदासीन रहता है। मूलतः वास्तविक रूप में देखा जाए तो राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर व्यक्ति को 2 भागों में बांट दिया जाता है,
सक्रिय व्यक्ति, उदासीन व्यक्ति, किसके प्रति? राजनीति के प्रति, ठीक है। परंतु यहाँ एक विद्वान है, कौन? लेस्टर मिलब्राथ। जैसा पिछली वीडियो में हमने इनके बारे में बहुत कुछ बता दिया है। अब यहाँ मिलब्राथ का कहना है, क्या कहना है कि राजनीति से विरक्त, मतलब जिन लोगों को राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है, उनको छोड़कर, उनका तो यहाँ उल्लेख होगा ही नहीं, राजनीति से विरक्त लोगों को छोड़कर, देखो फिर कह रहा हूं, राजनीति से विरक्त का मतलब होता है जिनको राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल दूर रहते हैं राजनीति से, मतलब दूर पास का कोई नाता ही नहीं, कंप्लीट विरक्त, दूर है उससे। राजनीति से विरक्त लोगों को छोड़कर राजनीति में सहभागी लोग 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ राजनीतिक सहभागिता की मात्रा या आयाम का अध्ययन करना है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और एक विद्वान है लेस्टर, नोट कीजिएगा, लेस्टर मिलब्राथ। क्या? लेस्टर मिलब्राथ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इस पुस्तक का नाम मैंने पिछली वीडियो में नोट कर दिया था। क्या? लेस्टर मिलब्राथ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक सहभागिता में, वास्तविक रूप में जो ये राजनीति में सहभागी लोग होते हैं उनके बारे में कहा है कि 3 प्रकार के तो होते हैं, लेकिन उनके बारे में कहा है कि इनमें मात्रात्मक अंतर होता है। मतलब मात्रात्मक अंतर की बात की कि मात्रा की दृष्टि से इनमें अंतर होता है, प्रकार की दृष्टि से इतना अंतर नहीं होता है। किसकी दृष्टि से? मात्रात्मक अंतर की बात की है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप ये ध्यान रखेंगे कि मिलब्राथ ने वास्तविक रूप में राजनीति में सहभागिता के आधार पर 3 प्रकार के प्रतिमान बतलाए हैं। कितने प्रकार के प्रतिमान? 3 प्रकार के प्रतिमान बतलाए हैं, जिसके आधार पर यह बताया जा सकता है कि एक व्यक्ति राजनीति में कितनी मात्रा में भाग ले रहा है। क्या? कितनी मात्रा में भाग ले रहा है। और इस आधार पर ही मिलब्राथ ने 3 प्रकार की गतिविधियां बतलाई हैं। मतलब राजनीति में सहभागी एक व्यक्ति होता है तो इस आधार पर इन्होंने इन लोगों को या इन लोगों की जो राजनीतिक क्रियाएं हैं, इन लोगों की जो राजनीतिक कृत्य हैं, इन लोगों की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, इनको 3 भागों में बांट दिया है। ये 3 भाग, 3 प्रतिमान ही राजनीतिक सहभागिता की मात्रा या आयाम कहलाते हैं। ये 3 कौन कौन से हैं? देखिएगा, दर्शक गतिविधियां, नाम से ही आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा क्योंकि महत्वपूर्ण बात मैं बता चुका हूं। दर्शक गतिविधियां नंबर 1, पहला आयाम दर्शक गतिविधियां। दूसरा है सांक्रातिक गतिविधियां या परिवर्ती गतिविधियां। दूसरा क्या है? सांक्रातिक या परिवर्ती गतिविधियां। और तीसरा है यहाँ लड़ाकू गतिविधियां या पेशेवर गतिविधियां। भाई, राजनीति में जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, मिलब्राथ का कहना उनको तो छोड़ दो, क्योंकि वो तो राजनीति में भाग ही नहीं ले रहे हैं, तो राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत उसको सम्मिलित किया ही नहीं जाएगा। यस। और उसके बाद में जितने भी व्यक्ति हैं उन सब की गतिविधियों को 3 भागों में बांट दिया है इन्होंने। कैसे? समझिएगा। नंबर 1, दर्शक गतिविधियां। दर्शक गतिविधियों के अंतर्गत वास्तविक रूप में एक व्यक्ति राजनीति में औपचारिकता के रूप में भाग लेता है। यहां राजनीति में उलझाव तो होता है उसका, लेकिन बिल्कुल नरम रूप में होता है, उग्र नहीं होता है, लड़ाकू नहीं होता है, बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेता है, केवल औपचारिकता के नाते राजनीति में भाग लेता है। कैसे? उसे केवल चुनावों के समय में मत देने से संबंध रखते हैं, बाकी इसके अलावा और किसी बात से कोई लेना देना नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये लोग राजनीति से बिल्कुल हट जाते, विरक्त हैं। नहीं, विरक्त नहीं है, परंतु ये लोग राजनीति में उचित अवसर आने पर ही भाग लेते हैं। जैसे चुनावों के समय ये केवल अपना मत देते हैं, बाकी किसी बात से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी जो गतिविधियां होती हैं उनको कहा जाता है दर्शक गतिविधियां। यस। कैसे? मैं एक व्यक्ति हूं, अब मेरी राजनीतिक गतिविधियों को आप समझना चाहें,
राजनीतिक सहभागिता की मात्रा समझना चाहें, मान लीजिएगा मैं बस केवल ये है कि भाई चुनाव के समय मत देने से मेरा मतलब है, बाकी और किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बस यहीं तक सीमित हूँ मैं। बाकी राजनीति के पचड़े में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, राजनीति में उलझ ही नहीं रहा हूँ मैं केवल औपचारिकता के नाते जब बहुत ज़्यादा अति आवश्यक होता है तो उस समय बस यह है कि अपने मत का प्रयोग कर देता हूँ, बाकी हट जाता हूँ। ऐसी गतिविधियाँ क्या कहलाती हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी? यस, दर्शक गतिविधियाँ। मैंने आपके लिए यहाँ नोट भी कर दिया क्या, जैसे दर्शक गतिविधियों में कौन कौन सी गतिविधियाँ आएंगी। देखो वही राजनीतिक सहभागिता क्या है, राजनीतिक क्रिया ही तो है, तो वोट देना ही राजनीतिक क्रिया ही तो है। अब दर्शक गतिविधियों में कौन कौन सी गतिविधियां या राजनीतिक क्रियाएं आएंगी? वोट देना, मत देना, राजनीतिक वार्तालाप शुरू करना, वोट देने की बात करना, मतलब मेरे द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से कहा जाए कि भाई देख लो इस बार आप इस उम्मीदवार को वोट दे दो या इस पार्टी विशेष को वोट दे दो, ये हमारे हित के लिए कार्य करेंगे, है ना। मैं जब किसी दूसरे व्यक्ति को ये कहता हूँ वोट देने के लिए, मत देने के लिए, भाई आप किस उम्मीदवार को अपना मत दे दें, तो वो भी किस में आएगा? दर्शक गतिविधि में आएगा। वोट देने की बात करना है, अपने वाहन पर स्टिकर चिपका लेना, अपने वाहन पर स्टिकर चिपका लेना। मान लीजिएगा मेरे पास वाहन है, बाइक है, बाइक पर मैंने बीजेपी या कांग्रेस का स्टिकर चिपका लिया, है ना, तो ऐसी गतिविधि भी क्या होगी भाई? दर्शक गतिविधि होगी। आपने देखा होगा ना चुनाव के समय कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने 4 व्हीलर पर, 2 व्हीलर पर, है ना, मतलब स्टिकर चिपका लेते हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे, किसमें सम्मिलित करेंगे? दर्शक गतिविधि में सम्मिलित करेंगे। यस, हाँ। अब यहाँ मैंने लास्ट में ब्रैकेट में लिखा नरम उलझाव, इसका मतलब है कि दर्शक गतिविधियों के अंतर्गत एक व्यक्ति राजनीति में औपचारिकता के रूप में भाग लेता है। यहाँ राजनीति में उसका जो उलझाव होता है वह नरम रूप में होता है, मतलब केवल दिखावे के रूप में होता है। आपने सामने देख लिया, या गंभीर रूप में व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता है। तो ऐसी जो गतिविधियां होती हैं उसे कहते हैं दर्शक गतिविधियां, मतलब राजनीतिक सहभागिता का दर्शक गतिविधि का आयाम कहा जाता है। यस, चलिए दूसरा क्या है? सांक्रातिक या परिवर्ती गतिविधियां। यस, इसमें एक व्यक्ति के द्वारा वास्तविक रूप में राजनीति में केवल औपचारिकता के नाते भाग नहीं लिया जाता है, नो, बल्कि यहाँ व्यक्ति राजनीति में गंभीर रूप से उलझता है, गंभीर रूप से भाग लेता है। क्या कह रहा हूँ? गंभीर रूप से भाग लेता है। कैसे? देखिएगा, जैसे राजनीतिक बैठकों में, क्या? राजनीतिक बैठकों में भाग लेना। नोट कीजिएगा, राजनीतिक बैठकों में एक व्यक्ति भाग लेता है तो वह सांक्रातिक गतिविधि कहलाएगी या परिवर्ती गतिविधि कहलाएगी। अरे भाई समझो, आप समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि सारी बात क्लियर हो जाएगी राजनीति विज्ञान की, है। उसके बाद में बी है प्रदर्शनों व रैलियों में सम्मिलित होना, है। जो प्रदर्शन किए जाते, जो रैलियां निकाली जाती हैं, है, उनमें जब भाग लिया जाता है तो वो सांक्रातिक गतिविधियां होती हैं। या सी क्या है? ये हो सकता है आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा। सी क्या है? नेताओं से संपर्क करना। नोट कीजिएगा, नेताओं से संपर्क करना, है। नेताओं से संपर्क करने की जो गतिविधि होती है वो सांक्रातिक गतिविधि कहलाती है। क्या? नेताओं से संपर्क करना। नोट कीजिएगा, ये सी है, नेताओं से संपर्क करना। नोट कर लिया, नेताओं से संपर्क करना, ये भी सांक्रातिक गतिविधि में आएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, एग्जाम पूछ ले जाए, नेताओं से संपर्क करना निम्न में से राजनीतिक सहभागिता के किस आयाम में आएगा, किस मात्रा में आएगा? या सांक्रातिक गतिविधि में आएगा या परिवर्ती गतिविधि में आएगा। गलती नहीं होनी चाहिए। सी 3 हो गए यहाँ तक। चौथा है किसी उम्मीदवार या दल को वित्तीय सहायता देना, है। किसी उम्मीदवार को, क्या, या दल को, किसी उम्मीदवार को जो चुनाव लड़ रहा है, चुनाव में जो उम्मीदवार है उसको या दल विशेष को क्या वित्तीय सहायता देना, धन से सहायता देना, ये भी किस में आएगा? सांक्रातिक गतिविधि में आएगा। और यहां मैंने ब्रैकेट में लिखा है राजनीतिक उलझाव गंभीर होता है, मतलब सांक्रातिक गतिविधियों के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा जो राजनीतिक क्रिया की जाती है, जो राजनीतिक क्रिया की जाती है, राजनीतिक क्रिया करता व्यक्ति होगा, जो राजनीतिक क्रिया की जाती है वह गंभीर होती है।
केवल औपचारिकता के नाते राजनीति में भाग नहीं लेता है, बल्कि गंभीर होकर के राजनीति में भाग लेता है। ऐसी जो क्रियाएं होती हैं, ऐसी जो राजनीतिक क्रियाएं होती हैं, वो ही वास्तविक रूप में सांक्रातिक गतिविधियां कहलाती हैं। नोट कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं विशेषकर आपके लिए प्रतिदिन इसीलिए वीडियो अपलोड करता हूं कि आप राजनीति विज्ञान को समझें। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दें, ध्यान दें। अब यहां तक क्लियर हो गई दो बातें, दर्शक गतिविधियां और सांक्रातिक गतिविधियां। इसके बाद में अब यहां ध्यान दीजिएगा, जो इसका तीसरा आयाम या मात्रा है वो क्या है, लड़ाकू गतिविधियां। नाम से स्पष्ट हो रहा है, लड़ाकू गतिविधियां या पेशेवर गतिविधियां। देखिएगा क्या बोला है मैंने, पेशेवर गतिविधियां। ठीक है भाई, राजनीतिक सहभागिता की 3 मात्राएं होगी, 3 आयाम हो गए ना, 3 आयाम हो गए। कौन कौन से, दर्शक गतिविधियां। दर्शक गतिविधियां कौन कौन सी होती हैं, मैंने आपको बता दिया, A B C D। ठीक है, 4 बता दिए यहाँ। और सांक्रातिक गतिविधि के अंतर्गत भी A B C और D 4 गतिविधियां उदाहरण के रूप में नोट कर दिया है। और तीसरा है लड़ाकू गतिविधियां या पेशेवर गतिविधियां, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो। इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ एक व्यक्ति राजनीति में औपचारिकता के नाते भाग लेता है, ऐसा नहीं है। यह राजनीति में व्यक्ति गंभीर रूप में उलझ जाता है, इससे आगे नहीं जाता, ऐसा भी नहीं है। यहां तो वास्तविक रूप में एक व्यक्ति राजनीति को ही अपना पेशा बना लेता है। यस, मतलब राजनीति ही उसके जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है। क्या कहा है मैंने, राजनीति ही एक व्यक्ति के जीवन और मरण का प्रश्न बन जाता है। ऐसे जो राजनीतिक गतिविधियां, कृत्य होते हैं, वह वास्तविक रूप में लड़ाकू गतिविधियां कहलाती हैं। कैसे, नोट कीजिएगा, यहां भी मैंने आपके लिए A B C D E F, ठीक है, यहां भी मैंने आपके लिए जो है 6 गतिविधियां उदाहरण के रूप में नोट कर दी हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझना है, आपको इस तरीके से बातें नहीं मिलेंगी कहीं भी। मैं विशेष प्रयास करके आपके लिए सारी बातें लेकर के आता हूँ, इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों फ़ायदा उठाना है, गलती मत कीजिएगा, समझिएगा, समझिएगा। अब लड़ाकू गतिविधियां, पेशेवर गतिविधियां के उदाहरण कौन कौन से होंगे, आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि राजनीतिक प्रचार में अपना काफ़ी समय लगाना निम्न में से किस गतिविधि में आएगा। आपके सामने विकल्प दे दिया, लड़ाकू, सांक्रातिक, दर्शक गतिविधि। आंसर क्या होगा, लड़ाकू। समझ गए, मतलब इस तरीके से किसी भी रूप में प्रश्न बनाया जा सकता है। मैंने इसलिए जो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है उनको नोट कर दिया है आपकी सुविधा के लिए। अन्यथा समझाने की बात आए तो मैं 20-25 मिनट में मौखिक रूप में समझा सकता हूँ, ये लिखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आप भी तो नोट्स बनाए इनके। लड़ाकू गतिविधियों में पहला आएगा A, राजनीतिक प्रचार में अपना काफ़ी समय लगाना। मतलब एक व्यक्ति राजनीतिक प्रचार में ही अपना बहुत समय लगाता है। 24 घंटे में हम ये कहें, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 18 घंटे राजनीतिक प्रचार में लगा देते हैं। क्या किस में लगा देते हैं, राजनीतिक प्रचार में लगा देते हैं। मतलब उनके द्वारा दिन रात मेहनत की जाती है। यहाँ तक कि मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो एक समय का भोजन तक भी बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं। हाँ, सच है ये बात, सच है ये बात। उनका कहना है कि हमें तो वही 1 महीना होगा, हम तो दिन रात कर रहे हैं और हम तो समय पर कभी भोजन खा पाते हैं, कभी नहीं खा पाते। हमारा मूल लक्ष्य यही है कि है ना, कैसे भी हमारा उम्मीदवार चुनाव में जीत जाए बस। यस, ऐसी गतिविधि, ऐसी राजनीतिक क्रिया जिस व्यक्ति के द्वारा की जाती है ना, वो लड़ाकू गतिविधियाँ, क्योंकि उसका राजनीति एक पेशा बन गया। राजनीतिक प्रश्न उसके जीवन मरण का प्रश्न है, राजनीति उसके जीवन मरण का प्रश्न है, हार जीत उसके जीवन मरण का प्रश्न हो जाता है कि मेरा उम्मीदवार जीते, मेरा उम्मीदवार जीते। दूसरा क्या है, राजनीतिक दल का सक्रिय, ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य बनना। नोट कीजिएगा, राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य बनना। मतलब एक व्यक्ति जब राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य बन जाता है, पॉलिटिकल पार्टी का सक्रिय सदस्य बन जाता है, और सक्रिय सदस्य बनने के बाद में उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप में जो क्रियाएं की जाती हैं वो लड़ाकू गतिविधियां कहलाती हैं। सी, दल की चुनावी साठगांठ वाली बैठकों में भाग लेना। नोट कीजिएगा, दल की मतलब राजनीतिक दल की चुनावी साठगांठ वाली बैठकों में भाग लेना। अगला है डी, राजनीतिक चंदा इकट्ठा करना। मेरे द्वारा मान लीजिएगा किसी राजनीतिक दल के लिए जो है
चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ, तो चंदा इकट्ठा करने की जो मेरी राजनीतिक क्रिया है ना, वो किस में आएगी? लड़ाकू गतिविधि में आएगी, है ना। इसके बाद में अगला है ई, चुनाव में उम्मीदवार होना। अब हो सकता है मैं स्वयं चुनाव में एक उम्मीदवार भी बन जाऊं, तो चुनाव में उम्मीदवार होना ये भी लड़ाकू गतिविधि है, चुनाव तो लड़ना ही है। अगला एफ, दल के नेता या सार्वजनिक नेता का पद संभालना। आप ध्यान दें, दल के नेता, दल का नेता बनना या सार्वजनिक नेता, ध्यान दीजिएगा, दल के नेता या सार्वजनिक नेता। सार्वजनिक नेता का मतलब होता है मंत्री आदि, सार्वजनिक नेता का मतलब होता है मंत्री आदि, जैसे मंत्री, विधायक, सांसद बनना, ठीक है। दल के नेता या सार्वजनिक नेता का पद संभालना, यस, ये भी किस में आएगा? लड़ाकू गतिविधि में आएगा। ये वास्तविक रूप में मैंने ब्रैकेट में यहाँ लिखा जीवन मरण का प्रश्न है ये, मतलब यहाँ व्यक्ति राजनीति को अपना पेशा बना लेता है और राजनीति उसके जीवन मरण का प्रश्न बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह की गतिविधियां लड़ाकू गतिविधियों में आएंगी, ये है बात आपको ध्यान में रखनी। अब अंत में मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। अब भाई मुझे बताइए, वापस आ इधर, दर्शक गतिविधियां का प्रतिशत कितना होगा? भाई किसी भी देश में आप राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कीजिएगा, दर्शक गतिविधियों का प्रतिशत ज़्यादा होगा। मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति में उलझते नहीं हैं, बस जब बहुत ज़रूरी होता है तब राजनीति से वो नाता जोड़ते हैं, जैसे चुनावों के समय में मत देना। बाकी ज़्यादातर जो प्रतिशत होता है जनता को दर्शक गतिविधियाँ होती हैं। उसके बाद में कुछ प्रतिशत होता है सांक्रातिक गतिविधियाँ, जो कि कुछ गंभीर रूप में राजनीति में उलझते हैं। परंतु लड़ाकू गतिविधियां जो वास्तविक रूप में राजनीति को अपना पेशा समझते हैं, ऐसे लोगों का प्रतिशत बहुत कम होता है। ऐसे लोगों का प्रतिशत बहुत कम होता है। मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ, ऐसे लोगों का प्रतिशत 10% के लगभग होता है, 10% के लगभग, यस। तो फिर मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देंगे, नोट कीजिएगा। तो फिर राजनीति तो वास्तविक रूप में जनसाधारण के लिए थोड़ी हुई, ये तो अभिजनों का खेल हो गया। क्या बोला मैंने? अभिजन, एलिट क्लास, विशिष्ट वर्ग, अभिजनों का खेल हो गया। हाँ, जनसाधारण तो राजनीति में दर्शक बन के रह जाती है, इसलिए राजनीति तो अभिजनों का खेल बन जाती है। तो फिर क्या कारण है कि जनसाधारण राजनीति में भाग नहीं लेता है? हैं? क्या करें? हाँ, इसका कारण है, प्रश्न है ये, कि फिर किसी भी देश में जनसाधारण केवल राजनीति में दर्शक बन के रह जाते हैं, ऐसा क्यों? ये प्रश्न है। इसका उत्तर है, क्या उत्तर है? नोट कीजिएगा। जब तक व्यक्ति की मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, तब तक वह राजनीति में सक्रिय रूप में भाग नहीं ले सकता। मूलभूत भौतिक आवश्यकताएं: रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार। एक व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है, वो अपने पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करता है, वो इतना थक जाता है कि राजनीति में भाग लेने की उसकी इच्छा ही नहीं होती है मेरे भाई, उसकी इच्छा मर जाती है। इसलिए जनसाधारण केवल दर्शक बनकर रह जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति की मूलभूत भौतिक आवश्यकताएं उनकी पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति राजनीति में भाग लेता है, अन्यथा वह राजनीति में भाग नहीं ले सकता है मेरे भाई। इसका उत्तर ये है। इसलिए राजनीति अभिजनों का खेल बन के रह जाती है, विशिष्ट वर्ग के लोगों का खेल बन के रह जाती है, फिर चाहे वह डेमोक्रेसी ही क्यों ना हो। डेमोक्रेसी की तो बात हो रही है, डेमोक्रेसी में तो राजनीतिक सहभागिता होती है, लोकतांत्रिक प्रणाली में तो राजनीतिक सहभागिता होती है, लेकिन यहाँ ज्यादातर जनता का प्रतिशत, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ ये हकीकत है कि 70% पब्लिक ऐसी है जो दर्शक गतिविधि बनकर रह जाती है। इसके बाद में 10% 80 और 20% ये सांक्रातिक होता है। 100% हो गया ना, ये 70% जनता दर्शक बन के रह जाती है राजनीति में। यस, इसलिए क्योंकि उन्हें अपने पेट पालने की चिंता रहती है, 2 समय का भोजन मिल जाए उनके लिए तो वही सब कुछ होता है, इसलिए वो राजनीति में सक्रिय भाग नहीं ले पाते मेरे भाई। समझ गए आप? ठीक है। अब इसके बाद में ध्यान दें, यहाँ इसका जो दूसरा पार्ट ले रहे हैं हम,
वो है राजनीतिक सहभागिता की शैलियाँ, स्टाइल्स। क्या? स्टाइल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक सहभागिता की शैलियाँ। हाँ, अब जो राजनीतिक सहभागिता की शैलियाँ हैं ना, वो शैलियाँ भी इन 3 गतिविधियों के आधार पर बनती हैं। कौन कौन सी गतिविधि? दर्शक गतिविधि में, सांक्रातिक गतिविधि और लड़ाकू गतिविधि के आधार पर 3 शैलियाँ बन जाती हैं, 3 स्टाइल्स बन जाती है व्यक्ति की, 3 शैली बन जाती है एक व्यक्ति के द्वारा जो राजनीतिक क्रिया की जाती है। इसमें इस क्रिया में कर्ता व्यक्ति होगा व्यक्तिगत रूप में, समूह, राजनीतिक दल, इनके द्वारा जो गतिविधि की जाती है वो राजनीतिक सहभागिता में नहीं आएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना है। ये बात मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे समझाई। ये बात, ये विशेषकर गलती करते हैं विद्यार्थी। मैंने विशेषकर देखा है कि स्टूडेंट्स स्नातकोत्तर की उपाधि ले लेता है, उसको यहाँ तक भी नहीं मालूम होता है कि राजनीतिक सहभागिता में किसको सम्मिलित करेंगे। भाई हद हो गई। अब देखो राजनीतिक सहभागिता की शैलियाँ। वास्तविक रूप में राजनीतिक सहभागिता की जो शैलियाँ होती हैं, स्टाइल्स होती हैं, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। नोट कीजिएगा, 3। यस, सब कुछ आ जाएगा इसमें। नंबर 1 भावात्मक शैलियाँ, पहले आप नोट कीजिएगा फिर मैं समझाऊंगा। भावात्मक शैलियाँ, अभिव्यक्तात्मक शैलियाँ, नोट कीजिएगा, अभिव्यक्तात्मक शैलियाँ, और तीसरा है साधनात्मक शैलियाँ। अब इन तीनों शैलियों को समझिएगा कि एक व्यक्ति की जो राजनीतिक सहभागिता की शैली है वो 3 प्रकार की होती है। कैसे समझें, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ मेरे ऊपर। भाई मान लीजिएगा मैं यहाँ नारा लगवा रहा हूं जनता से। क्या नारा लगवा रहा हूं? मैं बोल रहा हूं, समझना इसको, मैं बोल रहा हूं भारत माता की। जनता ने बोला जय, मैंने क्या बोला? भारत माता की। तो यहाँ नारे लगवाने वाले व्यक्ति की जो शैली होती है वो भावात्मक शैली है। मैंने क्या बोला? भारत माता की, ये मेरी भावात्मक शैली है। यस, समझना है। और फिर सामने जो जनता है उसने कहा जय, मैंने बोला भारत माता की। सामने जो पब्लिक है, मेरे साथ जो जनता है, उन्होंने बोला जय। तो यहाँ जय बोलना मतलब नारे लगवाने वाला मैं हो गया, और नारे लगाने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा बोला जा रहा है जय, वो हो गया अभिव्यक्तात्मक शैली। समझना है, मैं और भी उदाहरण दूंगा इसमें, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद में साधनात्मक का मतलब क्या है? अब वहां मैं नारा लगवाने वाला हो गया और साथ में कुछ लोग ऐसे हैं सब जय नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसे जो शांत है कुछ नहीं बोलेंगे वो हैं। अब यहाँ जय बोलने वाले वो किस में आ गए? अभिव्यक्तात्मक। और वहाँ जो हम रैली निकाल रहे हैं या जहाँ कुछ भी कर रहे हैं वहाँ वास्तविक रूप हम एक जगह एकत्रित हो रहे हैं, ठीक है। अब वास्तव में जो लोग साथ साथ चल रहे हैं हमारे, भाई मैंने बोला भारत माता की, कुछ लोगों ने बोला जय, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो नारे लगवा रहे हैं ना लगा रहे हैं और साथ साथ चल रहे हैं। तो साथ साथ चलने वाले लोगों की जो शैली है वो किस में आएगी? साधनात्मक शैली में। यस, नारा लगवाने वाला आपका शर हो गया, नारा लगाने वाले आप हो गए, मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप हो गए वो अभिव्यक्तात्मक। आप, मैंने बोला भारत माता की, आपने बोला जय, तो आपकी जो शैली है वो क्या है? अभिव्यक्तात्मक शैली है। मतलब राजनीतिक सहभागिता की जो आपकी शैली है ना वो अभिव्यक्तात्मक है। आपने बोला जय और मैंने नारा लगवाया, आपने मेरा साथ दिया है, आपने नारा लगाया, मैंने बोला भारत माता की, आपने बोला जय। परंतु अपने साथ कुछ ऐसे भी तो होंगे जो वास्तविक रूप में शांत हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपने साथ साथ चल रहे हैं, तो उनकी जो शैली है वो किस में आएगी? साधनात्मक में आएगी। समझ गए? अब इसके साथ और बहुत उदाहरण दूंगा मैं आपको। चलिए, भावात्मक शैलियाँ। अब देखो भावात्मक शैलियाँ में राजनीतिक सहभागिता की जो शैलियाँ आएंगी वो कौन कौन सी आएंगी? मतलब राजनीतिक सहभागिता की भावात्मक जो शैलियाँ उसमें आएंगी मजदूरों व किसानों के जो आंदोलन होते हैं, मजदूरों व किसानों के जो आंदोलन होते हैं वो वास्तविक रूप में राजनीतिक सहभागिता की भावात्मक शैलियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद में जो नारे लगाने वाले की शैली होती है, जैसे अभी मैंने मेरे ऊपर उदाहरण दिया था, वह क्या होती है? वह भावात्मक शैली होती है। मैंने बोला भारत माता की, आपने बोला जय,
मैंने केवल ये बोला भारत माता की, तो मेरा ऐसा बोलना, मेरी जो स्टाइल है वो कौन सी है, भावात्मक शैली है। मैं एकदम भावुक हो जाऊँ, भारत माता की, जोश में आऊंगा ना मैं, है? इसके बाद में स्वतंत्रता की प्राप्ति पर, क्या स्वतंत्रता की प्राप्ति पर जो समारोह होते हैं, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो समारोह होते हैं, जैसे भारत में भी आज़ादी से पहले समय समय पर विभिन्न प्रकार के समारोह हुए, वहाँ पर भी भावनाओं में बह करके, जोश में आकर के भाषण दिए गए थे। वो भी किस में आएगा, भावात्मक शैली में आएगा। यस। दूसरा है अभिव्यक्तात्मक शैली, राजनीतिक सहभागिता की, आप नोट कीजिएगा, अभिव्यक्तात्मक शैलियां। अभिव्यक्तात्मक शैली में क्या क्या आएगा, एक तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्या मैंने बोला भारत माता की, आपने बोला जय, तो आपने जो जय बोला है ना, जय, वो अभिव्यक्तात्मक है। नोट कीजिएगा इसमें क्या कहेगा, जैसे दंगे होना समय समय पर, वो अभिव्यक्तात्मक शैलियां हैं राजनीतिक सहभागिता की। दंगे, विरोध प्रदर्शन, नारे लगाने वालों की जो शैलियां होती हैं, वह भी क्या है, अभिव्यक्तात्मक शैली है। मतलब मैंने बोला भारत माता की, आपने बोला जय, है ना, तो आपकी जो शैली होगी वो क्या होगी, अभिव्यक्तात्मक। ठीक है भाई। तीसरा क्या है, साधनात्मक शैली। साधनात्मक शैली में क्या क्या आएगा, मतदान में भाग लेना, एक व्यक्ति के द्वारा अपने मत का प्रयोग किया जा रहा है, तो वास्तविक रूप में उसके द्वारा जो ये स्टाइल है, उसकी जो शैली है वो क्या है, साधनात्मक है। प्रचार करना, उसकी ये शैली कौन सी, प्रचार करने की जो शैली कौन सी है, साधनात्मक है। और मैंने आपको कहा था ना, मैंने बोला भारत माता की, मेरे प्यारे विद्यार्थी ने बोला जय, पर कुछ ऐसे हैं जो अपने साथ साथ चल रहे हैं, वो साथ साथ चल रहे लोगों की जो शैली है वह साधनात्मक शैली है। समझ गए? ये हो गई राजनीतिक सहभागिता की 3 शैलियाँ। ठीक है भाई, आप समग्र रूप में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को ठीक से समझना चाहें और वहाँ राजनीतिक सहभागिता की शैली देखना चाहें कि उनकी स्टाइल क्या है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की स्टाइल क्या है, इसको आप इन 3 प्रकार की शैली के आधार पर समझ सकते हैं, भावात्मक, अभिव्यक्तात्मक या साधनात्मक। किसी भी व्यक्ति की शैली या तो भावात्मक होगी या अभिव्यक्तात्मक होगी या साधनात्मक होगी। समझ गए? ये हो गया राजनीतिक सहभागिता की मात्रा या आयाम और इसकी शैलियाँ। मुझे पूरा विश्वास है आप राजनीतिक सहभागिता के संदर्भ में ये दोनों बातें ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।